हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वीकार करिएगा हमारा आप सभी को बहुत आभार, अभिनंदन, प्यार। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और भौकाल धीरे धीरे बन ही रहा होगा। और आप देख ही रहे हैं, आप लोगों के लिए डेली फ्रेश न्यू 8 बजे आपके लिए सेशन रिकॉर्ड करके डाले जा रहे हैं। आप इन्हें देखते रहिए, बहुत ही जल्द हम आपके लिए लाइव भी आएंगे। अपना प्यार बरसाते रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली रात के 8 बजे आपके लिए आपका प्यारा योगेश भैया आपके लिए आ रहा है डेली डेली डेली। तो ये वीडियो जरूर देखिए। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना एक बार कि वीडियो कैसी लगी हमारी, और अपने मित्रों को भी बताना कि देखो जरा, ये भी होती है पढ़ाई और ऐसे पढ़ा जाता है बोर्ड को। बोर्ड के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए हर बच्चा इन सब वीडियोस को देख सकता है। सभी को प्यारा प्यारा आभार, नमस्कार। विनती है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हम हैं लेक्चर नंबर 4 पे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जाइए और फटाफट जाकर देखिएगा जरूर, ताकि तभी मजा आएगा लेक्चर नंबर 4 पढ़ने का। बहुत बेसिक से बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सेशन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। मजा आ जाएगा ना बीड़ू ये सब पढ़ के। और इन सबको पढ़ने के बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ेगा ना लड़का लोग, तो मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, सो कमेंट पे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पुष्पीय पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का अगला डिटेल लेक्चर आपके सामने है। आप एक आदत ही बना लीजिए कि डेली 8 बजे आपको इस सेशन पे आना है, और इसको भले ही रिकॉर्डेड जा रहा है पर उसे कंटिन्यू 1 घंटे की जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं उसे कंटिन्यू आप 1 घंटा देखिए और उसे उसी वक्त पे खत्म कर दीजिए। बाद का इंतजार ही मत कीजिए कि बाद में हम देखेंगे। आप ये समझो कि 8 बजे लाइव हो गया है और 8 बजे आप उसे देख लीजिए, खत्म कर दीजिए। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए, उन पे भी कमेंट सेक्शन करके आना कि आप लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट किए थे, अब आप 1, 2, 3 भी कंप्लीट कर दिए हो। जितने सेक्शन कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके कमेंट पे बताते जाना कि सर कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, और लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो जाए तो लेक्चर नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि मैं ऐसा कोई लेक्चर नहीं छोड़ रहा हूं कि बीच से आपको समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी बेसिक्स तो बेसिक है। पहले से स्टार्ट करिए। सबसे कठिन चैप्टर यही पड़ेगा आपको पूरे 12th में, पुष्पीय पादपों में जनन। समझ में नहीं आता है, दिमाग खराब होता है, इसलिए इसको जरूर देखिए। और प्लीज विनती है आपसे, दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए। अपने जितने भी मित्र हैं सबको बताओ कि यूपी बोर्ड का बेहतरीन सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब भौकाल की बारी आपकी है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसकी पीडीएफ बेटा जी, चारों पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम हैंडल पे मिलेगी, अनअकैडमी नीट हिंदी पे। सो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी पीडीएफ भी मिलती रहे, नोट्स भी आप लोग बनाते रहें। मैं कुछ दिनों में डीपीपी, क्वेश्चन सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम हैंडल पे शेयर करूंगा, आप इसे अभी कर लीजिए। चलिए जनाब, एक और बात है कि अगर आप बोर्ड में हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की तैयारी कर ही रहे हैं और नीट वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आपके दिमाग में अगर री नीट है बेटा, तो भी आप हमारे 5,999 का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेते हैं और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका 100% रिफंड कर दिया जाएगा, पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अगर अभी आप हमसे जुड़ते हैं तो बोर्ड और नीट के लिए सबसे बेहतरीन बैच आपको फिनिक्स 3.0 मिलेगा। शानदार बैच है। यहां पर आपको स्टार्ट किया गया है 12th के पहले चैप्टर यानी पुष्पीय पादपों में जनन से ही, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टीम स्काई यानी शुभम सर, कामेश सर और योगेश सर मिलकर आपको इसमें पढ़ाएंगे। 5,999 रुपए की बैच है, शानदार बैच है और ये लाइव हो चुका है, आपको सेवाओं में लगातार लगा हुआ है। इसके अलावा बेटा आपके छोटे भाई बहन या आप खुद कोई क्लास 11th में है तो आपके लिए भी एक प्यारा सा बैच स्टार्ट किया गया है, निम्बस 2.0 बैच। इस बैच से आप अपनी 11th को मजबूत कर सकते हैं, ताकि 12th और नीट में आने के बाद आपके दिमाग में ये बात ना रह जाए कि भैया हमने अच्छे से तो किया ही नहीं था, हमने तो गड़बड़ी कर दी थी, वगैरह वगैरह। 5,999 में ये भी आपको मिल जाएगा। 1 साल का प्लस का सब्सक्रिप्शन है, सारी चीजें आपको इतने में मिल जाएंगी। बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। और कमेंट सेक्शन पे जब मेरा बच्चा मुझे देखता है लाइव तो मुझे एक बार प्यारा सा हार्ट भेज देता है और मुझे भेजता है कि वी आर रेडी फॉर दिस सेशन। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो वी आर रेडी फॉर दिस सेशन जरूर लिख दीजिए। और जब क्लास एंड हो जाए तो थैंक यू सो मच वाला और प्यार भरा वाला जो मैसेज दोनों आप लोग मुझे करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा प्यारा बच्चा शुरू से स्टार्ट किया था और इतने बच्चों ने अंत भी किया है। जितने बच्चों का वी आर रेडी फॉर दिस सेशन और सबसे आखिरी में थैंक यू आएगा, मैं उसे समझूंगा कि वो मेरा प्यारा बच्चा पूरी वीडियो मेरी डेली देख रहा है। और आपका यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
चलिए, तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, पहला सवाल अभी और पहला आखिरी सवाल लास्ट में। दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए। देखिए, सबसे पहला सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आप बताइए मुझे टैपेटम जो है, जो टैपेटम लेयर है, टैपेटम लेयर का गुणिता स्तर बताइए, गुणिता स्तर बताइए। ये पहला प्रश्न है, कमेंट सेक्शन पे मुझे चाहिए कि ये बेटा अगुणित होता है, द्विगुणित होता है कि बहुगुणित होता है। ये पहला प्रश्न है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जो बच्चे देंगे उन्हें मैं समझूंगा कि इन्होंने शुरुआत तो की है मेरे वीडियो से। ठीक है, जिसने शुरुआत की है वो इसका आंसर जरूर देगा कि टैपेटम लेयर का गुणिता स्तर क्या होता है, और उससे यह भी पता चल जाएगा उसने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी भी है या नहीं देखी है। अगर देखी है तो ये सवाल जरूर बनेगा। आज स्टार्ट करते हैं, अंत में इस पे भी सवाल पूछेंगे। सो प्यारे बच्चों, मैंने लघु बीजाणुधानी के ऊपर में बात की थी। मैंने आपसे बात की थी कि एक पराग कोश है जिसमें 4 परतें हैं, चारों परतों का अपना काम है और उन कामों को वो करती हैं। इन सभी के बीच में, इन सभी के बीचों में यहां पर एक चीज और है जो पाई जाती है, बीचों बीच इनके पास एक चीज पाई जाती है और वो है ऐसा गोल 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 एक लेयर पाई जाएगी, और ये गोल लेयर का नाम हम रख देते हैं लघु बीजाणुधानी। इस गोल लेयर का नाम होता है लघु बीजाणुधानी। बोले बहुत बढ़िया भाई, लघु बीजाणुधानी इसका नाम है, मतलब इसके अंदर कुछ तो बढ़िया होगा ही होगा। इनके बीच में ये जो जगह है, यहां पर एक समान एक जैसी बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी भरी हुई रहेंगी। ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं छोटी 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 भरी रहेंगी। लगभग सभी कोशिकाएं समान हैं। इन्हें हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। इस ऊतक के अंदर बीजाणुओं को जन्म देने की क्षमता है। इन ऊतक के अंदर बीजाणुओं को जन्म देने की क्षमता है। अगर हम इनके गुणिता लेवल की बात करें तो ये प्लांट की कोशिकाएं हैं, इसलिए ये द्विगुणित होंगी। क्या होंगी बेटा जी? द्विगुणित होंगी। इसके अंदर वो सारी कोशिकाएं भरी हुई हैं, वो सारी कोशिकाएं बीजाणुजन ऊतक में भरी हुई हैं। बहुत बढ़िया। बीजाणुजन ऊतक के बारे में कहा जाता है कि इनमें से ये सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, और सभी के सभी जो है बेटा जी होमोजीनियस हैं, मतलब समांगी हैं। समांगी कोशिकाएं मतलब सभी कोशिकाएं समान हैं, सभी कोशिकाएं समान हैं, समान आकार, सभी कोशिकाओं का समान आकार है, सभी का समान गुण है, कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए ये समांगी कोशिकाएं हैं। कितनी बात बताई कि चारों लघु पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी थी। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुजन ऊतक था जो द्विगुणित है, और ये समांगी कोशिकाएं समान प्रकार की कोशिकाएं, समान आकार है इनका और समान ही गुण है। बोले ठीक है, इन गुणों पे क्या निर्भर है? इसमें से आपको बताना है कि हर एक बीजाणुजन ऊतक, जितने भी बीजाणुजन ऊतक हैं इसके अंदर या उसके अंदर जितनी कोशिकाएं हैं या उसके अंदर जितनी कोशिकाएं हैं, सभी लघु बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं। सभी लघु बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब ये आगे जाकर लघु बीजाणु बनाने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर वो क्षमता है, इनके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि ये आगे जाकर लघु बीजाणु बना सकते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो क्यों ना हम इन्हें भविष्य में विकसित होकर, आप ये जो लघु बीजाणु मतलब बीजाणुजन ऊतक है,
ये जो बीजाणु जन ऊतक है या बीजाणु जन कोशिकाएं हैं, इसी को आगे जाकर आप ये कह दें कि बाबू तुम लघु बीजाणु बनाने वाले थे ना, तो इसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। देखो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम खुद एक लड़का रहोगे। भविष्य में जाकर तुम्हारे अंदर क्षमता होगी कि अपने जैसे एक आध और लड़का लोगों को पैदा कर सकोगे। तो आज भले तुम कुछ भी हो, कल किसी रिंकी पिंकी मिंकी गुड्डू लल्लू मुन्ना किसी के तो पापा होगे। तो वही चीज है, आज जो कोई लघु बीजाणु जन ऊतक है, विकास करने के बाद वो लघु बीजाणु बना सकता है, और जब वो बना सकता है तो उसे हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? रिंकिया के पापा कहेंगे उसको। वैसे ही है ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसे हम कहेंगे कि ये माइक्रोस्पोर का मदर सेल है बाबू। ये माइक्रोस्पोर का क्या है? माइक्रोस्पोर का मदर कोशिका है। ये आगे जाकर बनाएगा। ये माइक्रोस्पोर का मदर सेल है। शॉर्टकट में लिखते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर कोशिका हम इसे कहते हैं। पक्की बात? हाँ या ना? हाँ या ना? पक्की बात है? ठीक है। अब मेरा बच्चा NCERT लिखती है कि हाँ, अब ये इसने MMC बनाया, तो मेरे पास लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु अभी बना नहीं है मेरे पास। अभी कौन था? पहले नाम क्या था? बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कहां कहां से इनका नाम बदल गया जी। तो आप सबसे पहले कहेंगे बीजाणु जन ऊतक है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है MMC। क्या है MMC? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेने की, मतलब लघु बीजाणु की मात्र कोशिका बनने की, और हर कोशिका के अंदर है। और MMC तो याद रखना, MMC के अंदर MMC की क्षमता मां क्या बनाएगी? बच्चा ना। इसकी क्षमता है लघु बीजाणु बनाने की। बना दिए भाई, लघु बीजाणु बनाएगी। और ये जो लघु बीजाणु बनाएगी, यही लघु बीजाणु आगे जाकर पराग कण बनाएगी। और वही तो हमको चाहिए था। लघु बीजाणु विकसित होकर और बड़ा होगा। विकसित होकर क्या बनेगा? बोलिए जोर से, पराग कण निर्माण करेगी। पराग कण क्या होगा? निर्माण करेगी। सो पहली स्लाइड में ही मैंने पूरा उसका कुंडली लिख दिया कि आज क्या है, कल क्या है, कौन पैदा होगा, फिर क्या बनेगा और उसका भविष्य क्या होगा। सो पूरा कुंडली तुमको दिख गया ना जी, कि ये जो वो कहते हैं ना कि इस गर्भ पे इस कुल का राज तिलक पैदा होगा। वो लल्ला पैदा होगा जो भौकाल मचाएगा, यूपी में, बिहार में, राजस्थान पे राजा बनेगा। ललना डीएम हुई है। नहीं, डीएम नहीं, ओखर ऊपर सीएम हुई है। अरे ना, अरे भैया ओखरों से ऊपर PM हुई हैं। तो यही बात यहां पर कह रहा है कि ये जो बीजाणु जन ऊतक है ना बाबा, कौन कौन आया एक बार फिर बताइए। लोगों ने कहा कि बीजाणु जन ऊतक है, हमने कहा नहीं। बीजाणु जनक ऊतक है, हमने कहा नहीं। इससे ऊपर कुछ बताइए। तो इसके अंदर क्षमता थी कि ये लघु बीजाणु की क्या बनाएगा? मात्र कोशिका। कैसे बनाएगा वो हम बताएंगे, पर क्षमता तो है ना जी, ये क्षमता है। बोले अच्छा, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे जाकर क्या बनाएगी? लघु बीजाणु। ठीक है, ये इसका भविष्य होगा। फिर क्या बनेगा? और लघु बीजाणु के बाद आखिरी में बनेंगे बाबू पराग कण। तो ललना हिंद का सितारा कुछ ऐसे विकसित होगा। कुछ बुझाया जी?
गया कि नहीं गया दिमाग में? थोड़ा जरा बताइएगा हमको कि इनके पास जो है वो आपको ध्यान पे रखने का है कि ये जो बीजाणु जन ऊतक है उसके अंदर एक क्षमता है कि वो लघु बीजाणु बना सकती है, इसलिए उसका नाम लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। और लघु बीजाणु आगे जाकर विकसित होकर परागकण नामक चीज बनाएगा। हां या ना? जल्दी बताइए, हां या ना? बोल दो हां यार। अरे कहिए ना, कह दीजिए, कह लिए, सुन लिए, नोट्स बना लिए, आगे बढ़ लिए। चलिए, तो है क्षमता, है ना? डीएम, डीएम के ऊपर सीएम, सीएम के ऊपर पीएम बनने की क्षमता है। है क्या बात है, मजा ही आ गया भाई। अब अगली कहानी, चलो भैया अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला कहानी सुनते हैं कि अगला क्या होगा। अगला ये होगा कि हमारे पास एक एमएमसी के पावर को देखते हैं, एक एमएमसी के पावर को देखते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल अब काम कैसे करेगी। पूरी कहानी समझ में आ गई। लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु की मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका के अंदर क्षमता है लघु बीजाणु बनाने की, और अंत में वो चीज पराग कण बनाएगी। ओके ओके ओके, एक बात और हम तुमको बता दें, भविष्य में उसकी मां क्या कहलाएगी। तो देखिए जरा, मान लो ये लघु बीजाणुधानी है, इसने विभाजन कर करके अंदर बहुत सारा लघु बीजाणु की मात्र कोशिका थी, तो लघु बीजाणु बना दिया। तो अभी इसका नाम है लघु बीजाणुधानी, माइक्रो स्पोरेंजिया। ये क्या दिख रहा है? ये जो बना है इसका नाम है लघु बीजाणु। ये कैसे बनेगा मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है? बहुत अच्छा। कुछ दिनों के बाद कंप्लीट कर गया और इसने कर लिया लघु बीजाणु जनन। हमको बनाना क्या है? हमको पराग कण बनाना है। सो लघु बीजाणु जनन कर दिए। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अब इसके अंदर पराग कण भरे। लघु बीजाणु जनन से क्या बनता है? लघु बीजाणु जनन से पराग कण बनता है। सो मेरा प्यारा बच्चा, तुम ये बताओ कि जो लघु बीजाणु था, जो लघु बीजाणु था, वो पराग कण बन गया। क्या बन गया? ये क्या हो गया? हे प्रभु जगन्नाथ, क्या हुआ? ये हुआ कि लघु बीजाणु पराग कण में बदल गया। कौन सी प्रक्रिया की इसने? इसने किया लघु बीजाणु जनन। इसने किया लघु बीजाणु जनन। तो जो कोशिका कल तक लघु बीजाणुधानी कहला रही थी, आज इसका नाम परागपुटी पड़ेगा, इसका नाम पॉलन सैक पड़ेगा। ये है हमारा पूरा भविष्य जिसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में और समझेंगे डिटेल में। तो इतना कह दीजिए कि समझ में आ गया तो यस कह दीजिए। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल समझिएगा। मैंने कहा था आपको कि ये एक पराग कोश होता है। पराग कोश की परतों के बाद अंदर की तरफ में लघु बीजाणुधानी होती है। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं। इन ऊतक के बारे में कहा गया कि ये होमोजीनियस टिश्यू हैं। सभी कोशिकाओं का आकार एक जैसा है, सभी ऊतकों की गुण एक जैसे हैं, क्षमता एक जैसी है, किसी में कोई अंतर नहीं है। अब सवाल आया कि इस बीजाणु जन ऊतक को जो हम बना रहे हैं, ये हमने बनाया लघु बीजाणुधानी बना दी। तारीफ में लिखा कि सभी कोशिकाएं समांगी हैं, सभी का आकार समान है,
गुण समान है। ठीक है, अब ये जो बीजाणुजन ऊतक है, हर एक बीजाणुजन ऊतक कोशिकाएं, हर एक बीजाणुजन ऊतक कोशिकाएं सभी लघु बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं, सभी लघु बीजाणुओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, फिर ये जो लघु बीजाणुजन ऊतक है, ये लघु बीजाणु की मात्र कोशिका बनाएगा और मात्र कोशिका को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। ठीक है, ये एक नाम है, ये दूसरा नाम है। ये दो लोगों को कंप्लीट कर दिया, आगे बढ़े। फिर एमएमसी की क्षमता बताते हैं। एमएमसी की क्षमता है कि लघु बीजाणु बनाएगी, ये आगे जाकर आपको लघु बीजाणु बनाकर देगी और लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण बनाएगा और ये परागकण हमारा भविष्य है। हमने कहा सबसे पहले वो ऊतक थे, उसके अंदर क्षमता थी पराग मात्र कोशिका को यानी लघु बीजाणु की मात्र कोशिका को बनाना। ये लघु बीजाणु बनाएगी, लघु बीजाणु आखिरी में परागकण भी बन जाएंगे, ये परागकण भी बन जाएंगे। अगली कहानी मैंने कही कि देखो मेरा बच्चा, इनके नाम भी बदलेंगे समय के साथ। जो आज तुम किसी के लल्ला हो, कल तुम्हारा भी कोई लल्ला होगा। तुम आज किसी के तुम्हारे पापा हैं, कल तुम किसी के पापा बनोगे, तो तुम्हारे नाम में भी बदलाव होगा। आज तुम खुद रिंकी हो, कल तुम किसी रिंकी के पापा या मम्मी भी बन जाओगे। वही सवाल यहाँ पर भी होता है कि आज जो लघु बीजाणुधानी है वो लघु बीजाणु बनाई, इसलिए लघु बीजाणुधानी है। फिर इसने जनन कर लिया, रिप्रोडक्शन किया, तो ये आगे जाकर परागकण बना ली। जब परागकण बना ली तो इसका नाम पड़ गया परागपुटिका। बहुत सिंपल है एकदम। उम्मीद के साथ ये चीज समझ में आ गई होगी। शुरू करते हैं। ये तो कहानी थी, अब आता है पूरी मूवी का पूरा ट्रेलर। पूरा मूवी दिखाते हैं, अभी तक तो ट्रेलर ही था। मैं आपसे बताने जा रहा हूं एक गजब की प्रक्रिया जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन। कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब, किधर किधर, कैसे कैसे होगा, हम इन सभी विषयों पे एक विस्तार से चर्चा करते हैं, सवाल भी बनाते हैं। गौर फरमाइएगा मेरा प्यारा बच्चा। मान लो बीजाणुधानी के अंदर एक कोशिका है। अब ये क्षमता है, तुम डायरेक्टली कह देते हैं ना यार कि ये लघु बीजाणु की मात्र कोशिका है। ये कौन है हमारी? लघु बीजाणु की मात्र कोशिका है। देखो 2-3 बार अभी मात्र कोशिका लिख रहा हूं, बाद में मैं एमएमसी ही लिखता हूं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, थोड़ा अंग्रेजी समझना पड़ेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है? ये द्विगुणित है। क्षमता है विभाजन करने की? बिल्कुल है। हम इसका विभाजन करवाएंगे, हम इस कोशिका का विभाजन करवाएंगे। करवाओ विभाजन, अरे करवाओ विभाजन। कौन सा विभाजन करवाओगे जी? यहां पर होता है अर्ध सूत्री विभाजन। जिन भी प्यारे विद्यार्थियों को यह मालूम होगा कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, उन्हें यह बात पता होगी, और जब नहीं भी पता होगी तो अभी पता चल जाएगा कि इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये 2 पदों में होती है 1 और 2। मैं उनको अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो विभाजन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। पर मैं ये कहता हूं कि अगर दोनों पदों को मिला दिया जाए तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और एट द एंड 4 कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। कॉपी के ऊपर पन्ना कहीं होगा, वहां पे स्टार बनाइए कि कोई भी अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं। पहला शब्द लिखिए और दूसरा शब्द लिखिए कि ये सभी कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अर्धसूत्री विभाजन इसने कर दिया। विभाजन करने के बाद मेरा बच्चा, इसने, मैं डायरेक्टली कहता हूं, 4 कोशिकाएं बनाई और चारों कोशिकाएं
अगुणित है और इन अगुणित कोशिकाओं का नाम लघु बीजाणु है। इनका नाम है लघु बीजाणु और 4 लघु बीजाणु हैं। अभी बेसिक चल रहा है और धीरे धीरे डिटेल बहुत आएगा, तुम उसकी चिंता मत करो, सुनते बस चलो। अब जब ये 4 कोशिकाएं बन गई लघु बीजाणु की, तो यही आगे जाकर विकसित होंगी और यही आगे जाकर विकसित होकर थोड़ा और डेवलप होकर पराग कणों का निर्माण करेगी। अब मेरे पास 4 क्या बन गए? पराग कण। तो तुम्हारे पास सवालों का एक पहला झुंड जो तुम्हारे ऊपर कूदेगा, वो तुमसे यह पूछेगा कि मेरे पास एक माइक्रोस्पोर मदर कोशिका है, उसने एक विभाजन किया अर्धसूत्री, कितने लघु बीजाणु बने? 4। कितने परागकण बने? 4। बस इसी को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। इसी को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। परिभाषा लिख देते हैं, लिखो परिभाषाएं। अगर आप इसकी परिभाषा लिखोगे तो आप ये कहोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, हल्का हल्का समझो, फिर डिटेल वर्जन थोड़ा और, फिर थोड़ा और आएगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन कर, हम क्या कर रहे हैं यहां पर? अर्धसूत्री विभाजन कर रहे हैं और अर्धसूत्री विभाजन कर 4 अगुणित, ये बताना बहुत जरूरी है कि ये लोग अगुणित हो चुके हैं। अब अगुणित क्या बनाएंगे? लघु बीजाणु बनाएंगे। और आपको पता है कि लघु बीजाणु एट द एंड क्या बन जाता है? पराग कण। पराग कण भी बन जाता है। बनाने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लिख लिया डेफिनेशन पहला वाला? पक्की बात, मामला सेट है। सभी बच्चों की बात समझ में आ गई, सभी बच्चों के दिमाग में बातें क्लियर हो गई कि ये चीजें हैं। अब तुम्हारे सामने मैं एक डायग्राम बना देता हूं और फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे। अब शॉर्टकट बनाता हूं। एमएमसी है, इसने किया अर्धसूत्री और अर्धसूत्री के बाद 4 बना लिए आपने लघु बीजाणु और लघु बीजाणु ने चारों ने अपने आप को विकसित किया। चारों ने अपने आप को विकसित किया और चारों ने, ये डायग्राम इतनी बार बनाओ कि यार एकदम घोल के पी जाए, नहीं तो ये तुम्हें बहुत कष्ट देगा। और अब ये जो 4 बन गए ये है पराग कण। ये है तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे सामने। अब तुमसे मैं सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, मुझे बस जवाब देते जाना, बताना क्वेश्चन पहला। मैं ये कह रहा हूं कि यदि 10 एमएमसी हो तो, अगर 10 एमएमसी हो तो कितने लघु बीजाणु बनेंगे? कितने लघु बीजाणु बनेंगे? पहला सवाल, कितने लघु बीजाणु बनेंगे? पहला सवाल तुम्हारे सामने है। जोर से चिल्लाकर चीख कर बताओ पहला जवाब। 1 से 4 बने हैं, 4 बने हैं, तो 10 में से कितने बनेंगे? डेफिनेटली 1 से 4 बनते हैं, 1 से 4 बनते हैं, तो 10 में से 40 बनेंगे। क्या बनेगा मेरे लाल? 40 बनेंगे। अब चाहे मैं जो भी सवाल पूछूं, आपसे ऐसे सवाल बनने चाहिए, आपसे ऐसे सवाल बनने चाहिए। पक्की बात है? पक्की बात है, हां या ना? बढ़िया। दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल, यदि लघु बीजाणु जनन में, अगर मैं ये कहूं कि मैंने लघु बीजाणु जनन किया है, अगर लघु बीजाणु जनन में 200 लघु बीजाणु बने हैं, 200 लघु बीजाणु बने हैं, अगर 200 लघु बीजाणु बने हैं तो ये जो एमएमसी कितना होगा, एमएमसी कितना होगा, थोड़ा रफ्तार से, थोड़ा जल्दी से, मन लगा करके, थोड़ा प्यार से, जल्दी बता के, खुश हो करके बता दीजिए ना कि कैसे कितना बनेगा। बाबू मेरा बच्चा, बस याद रखना 1 से 4 बनता है तो 200 डिवाइड बाय 4 कर देना। मेरा गणित कमजोर है, फिर भी मुझे मालूम है 50 आएगा, 50 एमएमसी से बनेंगे। क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? जल्दी बोल दीजिए। तो अगर इतना मामला क्लियर है तो मैं बच्चों का देख पा रहा हूं, फटाफट 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 सटासट सटासट जल्दी जल्दी जवाब बता दीजिए तो पक्की बात हो जाए। जल्दी कह दीजिए भाई। अति उत्तम, सर्वोत्तम। थोड़ा अब डिटेल वर्जन पे आते हैं। थोड़ा डिटेल वर्जन ये है कि इतना तो अब सबसे बन जाएगा, कितना पराग कण, कितना पराग मात्र कोशिका और कितना लघु बीजाणु, कितना कहां बनता है, ये सबसे बन जाएगा। बनना ही चाहिए। मेरे पढ़ाने के बाद अगर नहीं बनेगा तो कब बनेगा रे बाबा? तो ये फिर से अब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से 3-4 बार बताने से बच्चों से सवाल बन जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, बच्चे वैसे ही समझ जाएंगे। पहली बात ये है हमारी लघु बीजाणु कोशिका, मान लेते हैं ये है हमारा लघु बीजाणु धानी। ठीक है? अरे हाँ ना, ठीक। इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं। ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका। ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मैं सब नहीं बना पाऊंगा, 2 ही बना पाऊंगा। ये है बीजाणु जन उतक। क्या आपको लगता है कि हर किसी के अंदर जो क्षमता है वो बना ही लेगा क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो क्या अंतर होगा लघु बीजाणु जन उतक में और उसकी मात्र कोशिका में? कुछ तो फर्क होगा ना जी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है लघु बीजाणु जन उतक। इसे आप डायरेक्टली आप ये कह सकते हो बीजाणु जन उतक। बीजाणु जन उतक के अंदर क्षमता है लेकिन नहीं कर रहा है विभाजन। बोले क्यों नहीं कर रहा है? अभी ये विभाजन क्यों नहीं कर पा रहा? जैसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई एक 12 साल का लड़का जो है वो विवाह क्यों नहीं कर पा रहा है? कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं। उन कमियों की अगर बात करें तो इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है एक ऐसा लिंक। एक ऐसा लिंक इनको जोड़ के रखा है। बोले ये क्या है भाई? ये लिंक क्या है? इस लिंक को क्या कहते हैं? कौन है इसको जो विभाजन करने से रोक रहा है? नामुराद क्या नाम है इसका? इसका नाम है जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतुओं को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। पूछा जाएगा ये क्या होता है? तो कभी तुमने अगर कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें कोशिका भित्ति पढ़ाई जाती है। मैंने पढ़ाया भी है, यूट्यूब में भी है, स्पेशल क्लासेस में भी है और प्लस में भी है। प्लाज्मोडेस्माटा कोशिका भित्ति का वह भाग होता है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में एक लिंक का काम करता है ताकि पदार्थ इधर से उधर जाते रहें। तो जब तक ये आपस में जुड़ा रहेगा तब तक इसका नाम
बीजाणुजन ऊतक पड़ेगा और किससे जुड़ा हुआ है? प्लाज्मोडेस्माटा से। तो आपको यह बात बतानी पड़ेगी और बहुत गहनता से बतानी पड़ेगी, मन लगाकर बताना पड़ेगा कि जितने भी बीजाणुजन ऊतक हैं, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है। बीजाणुजन ऊतक आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े हुए हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जीवतृण तंतु, जो पढ़ना हो, से जुड़े हैं और जब तक जुड़े हैं तब तक विभाजन नहीं करेंगे। जब तक जुड़े हैं तब तक ये विभाजन नहीं करेंगे। ये बीजाणुजन ऊतक है, ये द्विगुणित है और ये प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई है, ये विभाजन नहीं करेगी। ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब हमें उसे विभाजन करवाना है तो हमने उसी कोशिका के अंदर उसका प्लाज्मोडेस्माटा ब्रेक कर दिया। जब यह परिपक्व होने लग जाती है, जब इसे विकास करना होता है तो प्लाज्मोडेस्माटा के बंधन को तोड़ना पड़ता है। हर विकास आपके बंधन को तोड़ना मांगता है। यह विकास भी यही टूट मांगता है कि अगर तुम्हें आगे जाकर विकसित होना है, कुछ बनना है, तो इस प्लाज्मोडेस्माटा के जोड़ को छोड़ना पड़ेगा, दोस्ती यारी त्यागनी पड़ेगी। यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक कर दिया जाता है। यहां पर जीव द्रव्य तंतु को ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक यानी तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया गया। ये अपने आप विकसित होने से पहले ये अपने आप ये मटेरियल जो है ब्रेक हो जाएगा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा। शुरुआती तौर पर, अपने तौर पर ही जब इनके पास में पार्ट आएगा ये तोड़ देगा। लेकिन शुरुआत में ये फ्री नहीं था, शुरुआत में ये फ्री नहीं था। शुरू समय पे ये जीव द्रव्य तंतु से आपस में जुड़ा हुआ था। आप इसे कह सकते हैं कि एमएमसी फ्री नहीं था, ये एमएमसी फ्री नहीं था। अब जीव द्रव्य तंतु टूट गया और जैसे ही जीव द्रव्य तंतु टूटा तो अब ये बात करना कि अब ये जो एमएमसी है ये फ्री हो गई। ठीक है, एमएमसी फ्री हो गई। अब विभाजन करने के लिए तुम तैयार हो, तुमको तैयार है, चलो भैया अब तुमको आपस में ही आदान प्रदान नहीं करना, हमने तुमको आजाद कर दिया आजाद। पर मां की ममता को समझना, तुम्हें आजाद किया है, बंधन से मुक्त किया है, बोला है जाओ बाहर जाके कमाओ, लेकिन फिर भी अभी यहां पर एक विशेष प्रकार का प्रोटेक्शन तुमको दिया जाएगा कि ये एमएमसी है। अब एक कोई बनाते हैं, दूसरा अपने आप वैसा ही होगा। एमएमसी ने आपके बाहर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ा दी, कीचड़ नुमा परत चढ़ा दी और इसका नाम है कैलोज लेयर। बोले हैं क्या बोल रहे हो, क्या 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 क्या? प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ा हुआ था, ठीक था, पर अब विभाजन करने जा रहा है तो इसकी मां, बोले कि मां पोषण देती है। ये सब कौन सी कवर से लेयर था? टैपेटम से। सो टैपेटम ने इसको कैलोज लेयर दिया, कहा मेरे मुन्ना तुम जाकर बाहर विभाजन करोगे, तुम अभी छोटे हो, जब तक परिपक्व नहीं हो जाते कैलोज के अंदर रहना। तो इससे कहा जाएगा कि भैया यहां पर जो हमारी परत थी ना, टैपेटम का काम शुरू हुआ। मैंने कहा था टैपेटम एमएमसी को, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल को कैलोज नुमा, ये कीचड़ की जड़ मतलब परत है, कैलोज की परत से, कैलोज की सुरक्षात्मक परत, सुरक्षात्मक, ताकि सुरक्षा मिल जाए, सुरक्षात्मक परत से
ढक देगा। पॉइंट बना बना कर ऐसे ही लिखना, ऐसी फ्लो चार्ट बढ़िया ऐसा लिखना, फिर इधर जाएगा, फिर और लंबा लंबा खींचते जाना। कैलोज लेयर से ढक दिया। कैलोज कैसी लेयर है? कैलोज लेयर कीचड़नुमा लेयर है जो उसे प्रोटेक्शन देगी कि भैया तुम ना ऐसे ही रहना, ठीक है। इसी कैलोज के अंदर, इसी कैलोज के अंदर अब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा जो मैंने प्रीवियसली पढ़ाया हुआ था, और इसी के अंदर ये विभाजन करेगा, अन्यथा ये दुनिया वाले मार देंगे उसको। अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो अब हमारा कैलोज है और कैलोज के अंदर मेरी 4 कोशिकाएं इंतजार कर रही हैं। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि ये जो एमएमसी था अब किस में बदल गया? ये जो एमएमसी था अर्धसूत्री विभाजन कर किस में बदल गया? ये जो एमएमसी था अर्धसूत्री विभाजन कर किस में बदल गया? लघु बीजाणु में बदल गया। तो ये जो दिख रहा है ये है आपको लघु बीजाणु। पर एक अकेला बना है क्या? नहीं, 4 बना है। इसे लघु बीजाणु का चतुष्टक कहते हैं। एमएमसी जो द्विगुणित थी अर्धसूत्री विभाजन की, अगुणित लघु बीजाणु का चतुष्टक बना दिया, चतुष्टक बना दिया और कवर करके रखा है उसे। बोले ये भी सही है गुरु, बढ़िया है यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। पहले ये बताया, फिर वो बताया, फिर वो बताया, फिर वो बताया। लघु बीजाणु का चतुष्टक है, बन गया। मां को लगा लड़का बन गया है, अब इसको आजाद कर देना चाहिए, अब इसे आजाद कर देना चाहिए। तो अब लघु बीजाणु का धानी तो है अंदर पराग। जो लघु बीजाणु है ना, ये लघु बीजाणु चतुष्टक दिख रहा है, लघु बीजाणु का चतुष्टक दिख रहा है ना, बढ़िया। यहां पर टैपिटम, टैपिटम की ममता को समझना। टैपिटम इज अ मदर, मां है बच्चे, आवरण है तुम्हारा। टैपिटम, जिस टैपिटम ने तुम्हें कैलोज दिया था, कैलोज दिया था, जिस मां ने तुम्हें उस बंधन से घेरा था, अब वो उसी को पचाने वाला एंजाइम भी देगी। मैंने कहा था ना बहुत कुछ देती है, स्पोरोपोलिन देती है, कैलेज देती है, ये देती है, वो देती है। तो एक चीज कैलोज दे दी। मैं लास्ट में पूछूंगा टैपिटम ने क्या क्या दिया। टैपिटम हार्मोन रिलीज करता है, सब बताया था ना। तो टैपिटम ने पहले कैलोज दिया था कवर करने के लिए। अब लगा कि लड़का बड़ा हो गया, जिस मां ने तुम्हें बंधन से घेरा था उस मां ने अब तुम्हें आजादी दी। टैपिटम अब कैलेज नामक एंजाइम रिलीज करेगी। कैलेज, अब ओज एज ये क्या है? कैलोज शर्करा का नाम है और उसको पचाने वाली जो एंजाइम है उसका नाम है कैलेज। जैसे सुक्रोज होता है, उसको पचाने वाला एंजाइम सुक्रेज होता है, वैसे ही टैपिटम ने कैलोज रिलीज किया था, अब कैलेज भेजा है। कैलेज एंजाइम से, कैलेज एंजाइम से कैलोज को अपघटित, अपघटित का मतलब होता है तोड़ देना, अपघटित करता है। ये भी पॉइंट बनाकर आपने लिख लिया। फ्लो चार्ट, मजा आ गया। अब इसके अंदर से जैसे ही कैलोज गया, अब ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी और चौथा, सभी लघु बीजाणु को अब हम एक नया नाम से जानेंगे। 4 पराग कण बन चुका है मेरे बच्चे। 4 पराग कण बन चुका है मेरे बच्चे। ये बात ध्यान पे रखने का है कि इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा से पहले कवर था,
डायग्राम अपने आप में सब कुछ कह रहा है। इस डायग्राम पे एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट आपका इंतजार कर रहा है कि यहां पर आखिर हो क्या रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर से एक बार बताऊंगा, फिर से एक बार समझाऊंगा, लेकिन इस डायग्राम को जरूर समझना, पॉइंट वाइज ऐसे ही लिखना। कभी भी तुमसे लघु बीजाणु जनन पूछे, पॉइंट वाइज याद करोगे तो मजा आ जाएगा। बीजाणु जन उतक लघु बीजाणु धानी के अंदर है। विभाजन काहे नहीं कर रहे जी, काहे नहीं कर रहे? बोले हम आपस के बंधनों में उलझे हुए हैं। नाम क्या है? जीव द्रव्य तंतु से जुड़ा हुआ है, एमएमसी फ्री नहीं था। ठीक है, तोड़ डालो, तोड़ दिया, जीव द्रव्य तंतु को ब्रेक कर दिया। तोड़ने के बाद अब एमएमसी फ्री हो गया। एमएमसी फ्री हुआ तो यार मर ना जाए बेचारा, अकेला है, तो उसके सहारा के लिए हमने कैलोज एंड लेयर लगा दी। पूछा कौन दिया तुमको ये कैलोज जी? टैपेटम मां ने दिया है, कैलोज लेयर की सुरक्षात्मक परत से ढक दिया। बोले ठीक है, चलो अब करो विभाजन। उस लेयर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन कर दिया, तो अब ये बन गया लघु बीजाणु का चतुष्टक। उसी कैलोज के अंदर ये लाल वाला कैलोज आपको दिख ही रहा है। फिर बोला कि विभाजन हो गया ना, अब तुमको कैलोज का जरूरत नहीं है, तो हम तुमको कैलेज एंजाइम देते हैं, और फिर इसको दिया कैलेज एंजाइम। बोले तोड़ दो अब इस बंधन को, बजने दे पायल का शोर, खत्म करो। तोड़ दिया बंधन को। तो कैलेज जब दिया तो कैलोज को तोड़ दिया, कैलोज गया, सबके सब फ्री हो गए, परागकण हो गया, और परागकण फ्री है, फ्री है। परागकण क्या है? फ्री है। चारों ऐसे अलग 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 अलग, एक से बन गए चार, ऐसे 4 से बनेंगे 16, 16 से बनेंगे 32, ऐसे ही बनते जाते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं आती कि ये क्या है, कैसा है, क्या है। तोड़ दिया सब कुछ। ठीक, समझ गए बात को? यहां पर लेयरिंग की बात हमने प्रॉपर कर ली। पिछली बार हमने विभाजन को प्रॉपर समझ लिया था। इस वाले डायग्राम में कौन कौन सा विभाजन, कौन कौन सी कोशिका, कौन कौन सी प्रक्रिया, ये पढ़ा। दूसरे वाले कार्यक्रम में कौन कितना बनेगा ये पढ़ लिया। जब ये समझ में आ गया तो हमने उसकी लेयरिंग की बात कर ली, ये तीसरी लेयर हो गई। अब थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं, ज्यादा मजा वाला, और अच्छे से समझते हैं। गौर फरमाना, फिर से बताता हूं, यही चीज कई बार बताऊंगा, ताकि जब तक याद ना हो जाए तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें, पूछते रहें। ये है एमएमसी, याद तो हो गया होगा। मेगा स्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहां पर था बेटा जी? ये लिखो ना यार, तुम कितना टेंशन लेते हो, लिखो ना भाई, लघु बीजाणु धानी में। और ये सब पढ़ने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, भौकाल टाइट हो जाएगा तुम्हारा। द्विगुणित है, करवाओ विभाजन इसका, पढ़ा तो दिया मैंने। विभाजन अर्धसूत्री, और एक काम कोशिश करो कि अब इसका इंग्लिश नाम भी याद कर लो, मियोसिस कहते हैं इसको, विभाजन। ठीक है, अब बार बार एलोज कैलोज नहीं बनाऊंगा मैं, एक बार बना दिया हूं, दोबारा नहीं बनाता मैं वो सब चीजें। कितनी कोशिकाएं बाबा? 4 कोशिकाएं बाबा। चारों कोशिकाओं का नाम क्या होगा बाबा? बाबा इसका नाम है लघु बीजाणु। ठीक है, क्या नाम है? लघु बीजाणु। और सबके सब का वर्ड है कैलोस, है ना? सबके सब क्या है? कैलोस। एक बार और बना देता हूं, चलो, अभी अलग तरीके से हो गया, ये हो गया कैलोस। अब कैलोस के बाद इसको हमने कैलेज दिया, और ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम टैपेटम से आया है। कहां से आया जी? टैपेटम से आया है। जब ये टैपेटम से आया, सभी अलग हो गए, ये सबके सब क्या बन गए? परागकण बन गए। परागकण का मतलब पॉलन ग्रेन्स बन गए। अब इतना तो याद हो ही गया था जी, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी था। बन ना गया? अरे बना कि नहीं बना? बन गया। अब इसको समझने की देर है तुम्हें, थोड़ा सा इसको समझने की देर है थोड़ा सा। परागकण में अच्छा, लघु बीजाणु सारे कैसे हैं? अगुणित है। परागकण भी कैसा है? अगुणित है। जो परागकण अगुणित है, उनके बीचों बीच एक केंद्रक होगा।
होगा केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य वो भी घना भरा होगा जी, एकदम भरा 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 भरा। ये देखो, इनके पास ये जो परागकण है, इस परागकण का ये भाग है केंद्रक, एक ही केंद्रक दिख रहा है, और यहां पर आपको दिख रहा है सघन कोशिका द्रव्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सघन कोशिका द्रव्य दिख रहा है। सघन कोशिका द्रव्य दिख रहा है। इस सघन कोशिका द्रव्य में सबसे पहले क्या होगा? परागकण को थोड़ा बड़ा बनाइए। अब एक उनमें से, चारों ही वैसा करेंगे पर एक को बना देते हैं, एक उनमें से। इसके अंदर एनसीईआरटी में देखना, एक छोटा सा ऐसा कोई केंद्रक बीच में था पहले। अब इस कोशिका के बड़े वाले भाग में ऐसा, इस कोशिका के बड़े वाले भाग में, तो केंद्रक को दूसरा कलर से बनाते हैं। मान लो ये है केंद्रक, अभी है ना, ये केंद्रक है, ये पिंक पिंक वाला। इस कोशिका के बड़े वाले भाग में एक बड़ी सी रिक्तिका बन गई। बड़ी सी रिक्तिका, आप सभी जानते हैं कि पादपों में वैक्यूल्स होता है, रिक्तिका बन गई एक बहुत बड़ी। जो केंद्रक बीच में था, अब उस केंद्रक को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर में। तो केंद्रक जो है वो किनारे चला गया, दूर चला गया, किनारे हो गया। अभी पहले जो केंद्रक बीचों में था, अब वो केंद्रक किनारे चला गया। तो यार तुम सोच के देखो कि केंद्र के बीच में होने से पूरी कोशिकाओं को ये मेंटेन कर रहा था, तुम उसको साइड में कर दिए तो अब वो उस तरफ वाली कोशिका को ज्यादा काम महत्व देगा, दूर वाले तक ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ना होगा। जब ये कोशिका है, इधर पे केंद्रक था, यहां भी केमिकल, यहां भी केमिकल। केंद्रक का असल में काम क्या होता है? कोशिका को सभी केमिकल्स प्रदान करना, नियंत्रित करना। तो बीच में रह के बढ़िया काम हो सकता था। अब तुम उसको साइड में भेज दोगे तो यहां पे तो अच्छा असर करेगा, पर ये इतना दूर कैसे जाएगा बेचारा? इधर इधर क्या करेगा? नहीं जा पाएगा। दो बच्चे हैं, एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया जाएगा, दूसरे को नहीं पिलाया जाएगा, तो ये वाली बच्चा जो है वो मजबूत बनेगा, बड़ा बनेगा, और ये वाला बेचारा छोटा बनेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। केंद्रक जो है वो किनारे में चला गया, दूर चला गया केंद्रक। अब जब केंद्रक दूर चला गया, दूर चला गया, तो बोले यार ये तो बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत दुख की बात है, ये तो दूर चला गया। तो जब दूर चला गया तो इसमें एक विशेष घटना हुई। इस समय पे इसका केंद्रक यहां पर रहेगा, इसकी रिक्तिका भी जो लार्ज ऐसी कहीं 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 दिख रही है वो भी दिखेगा। इनके पास कुछ असममित प्रकार के तंतु बनते हैं। अब ये क्या है भैया? ये बनते हैं, आपने क्रोमोसोम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, या विभाजन वाला चैप्टर, या कोशिका वाला चैप्टर, तो आपने सुना होगा स्पिंडल फाइबर। अब यहां पे एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि एनसीईआरटी कहती है कि पादपों में स्पिंडल फाइबर नहीं पाया जाता। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो तंतु है वो नहीं पाया जाता। सही बात है, लेकिन अधिकतम लिखती है एनसीईआरटी, कहती है कि अधिकतर पादपों में, लगभग सभी बड़े पादपों में, उच्च पादपों में स्पिंडल फाइबर तंतु, तरकु तंतु नहीं पाया जाता। जो कोशिका क्रोमोसोम का विभाजन करने वाली कोशिका है वो नहीं पाया जाता, पर यहां पर पाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जनरली, ये तो पूरी कोशिकाओं में ऐसा ऐसा रहता है, पूरी कोशिका में रहता है। तो जब पूरी कोशिका में है तो सम्मित होगा, बराबर चारों तरफ बना हुआ रहेगा। पर जब किसी एक जगह पस में दिखाई देगा
तो आप इसे कहेंगे असममित तर्कुतंतु। अब आप इसे कहेंगे असममित तर्कुतंतु। हल्का हल्का समझिए, आपने कभी पहले नहीं भी पढ़ा है तब भी समझ में आ जाएगा कि देखो क्रोमोसोम को विभाजित करने के लिए हमें जीव द्रव्य तंतु की आवश्यकता, तर्कुतंतु की आवश्यकता होती है। पर वो तर्कुतंतु जब पूरा बनेगा तो कोशिका दो भागों में विभाजित होगी। पर जब एक ही तरफ में बना है, जब वो एक ही तरफ में बना है तो वो असमान विभाजन करेगी। तो असममित तर्कुतंतु है, इनके बीच में एक विभाजन होता है जिसका नाम है असमान समसूत्री विभाजन। मतलब एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका जो अपने आप को थोड़ा सा मानती थी कि हमको ज्यादा माना नहीं गया है, वो उसके अंदर ही एक नई कोशिका बना लेगी। आप इसे देखिए, ये बड़ी कोशिका है, ये बड़ी कोशिका है। इस बड़ी कोशिका का अपना बड़ा केंद्रक भी है और वो भी अनियमित केंद्रक भी है। केंद्रक भी बड़ा है उसका, सब कुछ बड़ा है। और उसी कोशिका के अंदर एक और कोशिका है जो यहां पर ऐसे अपने आप को बनाई हुई है और इसका एक छोटा केंद्रक है। दिखाई दे रहा आपको? ये एक छोटी कोशिका है जिसका ये केंद्रक है। ध्यान से देखिएगा, ये अब भी वही परागकण है जो यहां पर है। यहां पर जो बना था ये रिक्तिका है, यहां पर जो बना था ये रिक्तिका है। ये रिक्तिका है। ऐसा गोल गोल बना लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रिक्तिका है और इस रिक्तिका के बाद अब रिक्तिका छोटी छोटी हो जाएगी, इसका विभाजन के समय केंद्रक बड़ा हो जाएगा और ये रिक्तिकाएं छोटी छोटी कहीं पर ऐसी घूमती रहेंगी। विभाजन हुआ और क्या क्या बना बस यहां पर देखिएगा। इस कोशिका को हम कहते हैं मेरा बच्चा जननिक कोशिका। समसूत्री विभाजन हुआ है ना, ये एक कोशिका है। और ये जो पूरी कोशिका बाकी दिखाई दे रही है इसका नाम होता है कायिक कोशिका। क्या नाम है मेरे बच्चे? कायिक कोशिका। ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो है अनियमित केंद्रक। अनियमित केंद्रक मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कितना बड़ा है, कैसा है, अलग अलग आकार का अनियमित केंद्रक है। और आपको इस कोशिका में देखते ही समझ में आ रहा होगा, इस कोशिका में देखते ही समझ में आ रहा होगा कि जननिक कोशिका बहुत छोटी है भाई और कायिक कोशिका बहुत बड़ी है भाई। और इसमें एक चीज नजर आ रही है, फिर से गौर से देखो, मैं एकदम मन लगाकर बता रहा हूं। एमएमसी है, लघु बीजाणु धानी है, ठीक। इसने अर्धसूत्री विभाजन किया, 4 लघु बीजाणु बनाए। कैलोस से कवर था, कैलेज आया टैपिटम से, कैलोस को हटा दिया, 4 यहां पर परागकण बन गए। परागकण के अंदर सघन कोशिका द्रव्य है और एक केंद्रक है। आगे गया, केंद्रक को किनारे भेज दिया भाई और बड़ी रसधानी बन गई इसके पास, रिक्तिका। बड़ी रसधानी बनी तो इसकी वजह से इनमें एक बड़ा गैप आ गया, बराबरी का भाव नहीं रह गया, बंटवारे का भाव आ गया। जब रिक्तिका बीच में और केंद्रक बाजू में हो गया तो इसके पास बंटवारे करने वाले आ गए जिसका नाम है तर्कुतंतु। वो भी असममित, नहीं कि पूरा बराबर बराबर बांटे। जब अंदर ही बंटवारा आधा अधूरा हुआ है तो बंटवारा करने वाले ये तर्कुतंतु जो आएंगे ये भी आधे अधूरे असममित बनेंगे। कर दिया आधा अधूरा बंटवारा। एक बड़ी कोशिका के अंदर ही, मतलब एक बड़े घर के अंदर ही उसको कह दिया काम करो तुम अपना एक कमरा लेकर रहो, और एक कोशिका बना दी जननिक कोशिका। और मेन कोशिका अभी भी कायिक कोशिका ही है। ये कुछ ऐसा बनाया कि ये कायिक कोशिका का जगह था, इसका केंद्रक बड़ा था
ज्यादा जगह इसने पहले ही घेर लिया अपना, इसकी रिक्तिकाएं थी, ज्यादा जगह घेर लिया। तो जब तुम पूरा जगह घेर ही लिए तो जननिक कोशिका बोलेगी मैं कहां जाऊंगी, उसके साथ भेदभाव हुआ भाई साहब, और उसे कहा गया कि तू मेरी कोशिका के अंदर ही अपनी एक छोटी सी कोशिका बना ले और उसी में रहना। ये कोशिका जिसे हम कायिक कोशिका कहेंगे, ये बड़ी कोशिका है। मैं बाकी इसका डिटेल करूंगा। ये बड़ी कोशिका है, ये बड़ी कोशिका है। ये दूसरी कोशिका है जिसका नाम है जननिक कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल। ये छोटी कोशिका है, ये छोटी कोशिका है। और तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जननिक कोशिका यह कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरते रहती है। एनसीईआरटी की लाइन है कि ये उसमें जाकर तैरते रहेगी। कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जाकर ये तैरते रहेगी। अब इमेजिनेशन, एक कटोरी है, कटोरी के अंदर चाशनी है और चाशनी के अंदर रसगुल्ला तैर रहा है। क्या सोचा आपने? एक कटोरी है, कटोरी मतलब कायिक कोशिका, कायिक कोशिका के अंदर चाशनी है। ये चाशनी क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये किसका कोशिका द्रव्य है? ये कोशिका द्रव्य है कायिक कोशिका का। उसके समंदर में, उसकी चाशनी में रसगुल्ला, गुलाब जामुन तैर रहा है। ये है हमारा जननिक कोशिका, ये है हमारा जननिक कोशिका। तो जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। आप इनको ध्यान पे रखो और इतना पॉइंट कंप्लीट करके रखो। इसके बाद हम डेवलप करेंगे अगली कहानी को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें पढ़ाया एमएमसी, एमएमसी के बाद मैंने तुम्हें बताया लघु बीजाणु और वो भी उसका चतुष्टक। उसके बाद मैंने 4 तुम्हें दिए परागकण, और परागकण बेटा जी बाद में डेवलप कर दिया बड़ी कोशिका कायिक, छोटी कोशिका जननिक, इसका ये बड़ा केंद्रक, इसके पास बहुत सारी रिक्तिकाएं और इसके पास इसका कोशिका द्रव्य, इसके पास 2 सेल है। इसे हम 2 सेल स्टेज कहते हैं। 2 कोशिका में एक कोशिका है कायिक, बड़ी कोशिका, जिसकी तारीफ फिर मैं कल से और करूंगा, और इसका नाम जननिक कोशिका और ये कायिक कोशिका दोनों बन के तैयार हैं। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में बताई जाएगी। बस इतना ध्यान रखो कि एमएमसी के लघु बीजाणु परागकण, देखो जब एक बार आदमी डिटेल में पढ़ लेता है तो इतने में भी मामला बन जाएगा, क्वेश्चन तो इतने से भी बन जाएंगे, लेकिन डिटेल पता होना अपने आप में सर्वथा ज्ञान है। आप इतनी बातों का ध्यान रखें, मुस्कुराइए कि आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई हैं। मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि एक एमएमसी है और मैंने यहां पर परागकण बनाया है। परागकण में वो भी 2 सेल स्टेज। कितना विभाजन, कौन कौन सा विभाजन हुआ, जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी है वो पूरा बताएगा। कौन कौन सा विभाजन हुआ है अभी तक, कौन सा विभाजन हुआ है अभी तक एमएमसी से लेकर यहां तक पहुंचने में। जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी वो इस चीज को जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। जिया हो बिहार के लाला, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें, मुस्कुराइए कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन पे कोई डाउट हो मुझे जरूर बताना। लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।